हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में वेब ऑप्टिक्स 04 के लेक्चर में हमने YDSE के इंटरफेरेंस से YDSE के इंटेंसिटी रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करा था कि YDSE में फ्रिंजेस के इंटेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करे थे। तो आज भी हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग YDSE पे डिपेंडेंट ही कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो YDSE का एयर में किया है। अगर उस पूरे सेटअप को मैं किसी मीडियम में, अगर मैं म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में उस सेटअप को डाल दूं तो फ्रिंज विड्थ के साथ क्या होगा ये रिलेशन हम जानेंगे और इस पे भी डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। और जो भी नीट में प्रीवियस ईयर में नीट में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा काम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ नाम है मेरा संजीव कुमार झा, चैनल आपको पता है मेन मेंटलिस्ट। तो आइए काम स्टार्ट करते हैं। पहला काम हमारे पास बोर्ड पे है, जिस न्यूमेरिकल के रूप में आपको दिख रहा है बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ। मैं इस क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूं, आप मेरे डिक्टेशन के साथ इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटे वर्ड्स में लिख दिए हैं और यहाँ पे आपको लाइट इफेक्ट भी फील हो रहा होगा। तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। क्वेश्चन हमारा है और साथ के साथ मैं समझा भी दूंगा कि इन YDSE slits are 2 millimeter apart। मैं पहले डिक्टेट करता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। इन YDSE the slits are 2 millimeter apart and are illuminated by photon of 2 wavelength, lambda 1 equal to 1200 angstrom and lambda 2 equal to 10,000 angstrom. At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe of other? आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, ब्लॉक पॉज करके मैं आप समझा रहा हूं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले डेटा लिख लेते हैं। देखिए, इन YDSE द स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर, मतलब स्लिट्स का मतलब स्मॉल टी हम जानते हैं, इसको मैं 2 मिलीमीटर लिख लूं, इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में भी चेंज कर लेता हूं। आर अपार्ट एंड विल illuminated by the photon of 2 wavelength, lambda 1 equal to 12,000 angstrom, lambda 1 equal to 12,000 angstrom। मैं इसको भी चेंज कर लेता हूं, 12,000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। एंड लैम्डा 2 भी है मेरे पास, तो लैम्डा 2 मेरे पास 10,000 angstrom है, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूं, 10,000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है। At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter far? तो 2 मीटर बोल रहा है, इसका मतलब कैपिटल डी स्क्रीन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मीटर। ये ऑलरेडी मीटर में है। फ्रॉम द स्लिट विल अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद ब्राइट फ्रिंज ऑफ अदर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये डिस्टेंस मेरे पास 2 मीटर, ये स्लिट विड्थ आपको डी गिवन है कितना, 2 मिलीमीटर है ना। अब हमने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया। पहली बार हमने क्या लिया, लैम्डा 1 के साथ काम किया। अब लैम्डा 1 के साथ क्या बोल रहा है कि हमने 2 बार जो एक्सपेरिमेंट किया, एक बार लैम्डा 1 के साथ किया तो मान लेते हैं इस P पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे एक ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, और दूसरी बार हमने लैम्डा 2 से काम किया और फिर इस P पॉइंट पे ही ब्राइट फ्रिंज है। क्या है हमारा, ये P पॉइंट पे ही ब्राइट फ्रिंज है। क्या बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने मान लिया कि P पॉइंट पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 से जो हमने एक्सपेरिमेंट किया तो दोनों का ब्राइट फ्रिंज P पॉइंट पे कोइंसाइड किया। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से अपने को ये डिस्टेंस y बताने का है कि ये y कितना होगा, है ना, कि भाई सेंटर से कितना दूर पे दोनों का ब्राइट फ्रिंज, दोनों केस में एक लैम्डा 1 में और लैम्डा 2 में क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ये अपने को समझाने का है, यही क्वेश्चन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए क्या पूछ रहे हैं कि हमने एक बार लैम्डा 1 से काम किया और एक बार लैम्डा 2 से काम किया, तो सेंटर से कितना दूर पे दोनों की वजह से ब्राइट फ्रिंज ही एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा। दोनों ही केस में कैसा है हमारा, ब्राइट फ्रिंज है। क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करके डार्क फ्रिंज भी कर सकता हूं, तो एक बार में डार्क का कंडीशन लेंगे और कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है, हम लोग ब्राइट के साथ काम करेंगे। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे, समझिए 1 बाय 1। सबसे पहले तो क्या होगा, चलिए मान लेते हैं, लेट एज्यूम, सबसे पहले लेट एज्यूम। अब देखिए सेंटर से अगर मान लीजिए ये सेंटर था, सेंटर से अगर यहां P पॉइंट, तो ये P पॉइंट पे जो फ्रिंज बनेगा ये कौन से नंबर का फ्रिंज बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th, 6th, 7th, पता नहीं कौन सा बनेगा, हमारे क्वेश्चन में भी नहीं गिवन है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एज्यूम कि N1 फ्रिंज
ऑफ लैम्डा 1 coincides with n2 फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2। और कौन सा फ्रिंज है दोनों? ब्राइट फ्रिंज है, ये हम जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्या है क्वेश्चन में कि ये स्लिट्स थे हमारे पास और यहां से देखिए ये डिस्टेंस हमने मान लिया y1 पहले केस में। अभी हम कौन सा ले रहे हैं? लैम्डा 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, नहीं सॉरी, अब हम जानते हैं। सो ये बात हम जानते हैं, वी नो, क्या हमने पढ़ा हुआ ये डिस्टेंस के रिलेशन में, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज क्या होता है हमारा? m लैम्डा d बाई डी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो n के बदले यहां कौन हो जाएगा? चूंकि y1 की बात कर रहे हैं तो n1, लैम्डा के बदले लैम्डा 1 और d बाई डी। कोई दिक्कत इस बात में? अगेन y2 कितना हो जाएगा? अब मान लेते हैं लैम्डा 2 से काम कर रहे हैं तो इसको y2 मान लिया, तो y2 कितना हो जाएगा हमारा भाई? n2 लैम्डा 2 d बाई डी। ये इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं है? अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? कि दोनों कोइंसाइड कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। अगर ऐसा है कि दोनों कोइंसाइड करेगा, इसका मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y1 इक्वल टू y2 हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y1 इक्वल टू y2 हुआ, तो y1 y2 को इक्वल कर दीजिए, तो क्या बनेगा मेरे पास? n1 लैम्डा 1 d बाई डी इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d बाई डी। इस d में d को मार देना, कैपिटल D को मार देगा, तो यहां से n1 बाई n2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। ये रिलेशन आया मेरे पास। अब लैम्डा 2 और लैम्डा 1 का वैल्यूज पुट कर लीजिए, है कि नहीं है? लैम्डा 2 और लैम्डा 1 का वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यहां भी हम बाद में कर लेंगे, है कि नहीं है? यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से n1 बाई n2 इक्वल टू लैम्डा 2 का वैल्यू कितना है? 10,000 है ना, 10,000। अब मैं मीटर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा, यूनिट में लिख देता हूं। 10,000 एंगस्ट्रॉम अपॉन n2 का वैल्यू 12,000 एंगस्ट्रॉम। ये कैंसल, 000 से 000 कैंसल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो यहां से n1 बाई n2 इक्वल टू 5/6। तो मैं इस रिलेशन को यहां लिख देता हूं, रिजल्ट को मैं लिख के रख लेता हूं यहां पे n1 बाई n2 इक्वल टू 5/6। ये रिलेशन हमको आ चुका है, यहां तक आप समझ गए? अब मैं इसको, ये डेटा जो लिखा है इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है, हम पहले ही लिख चुके हैं इसको, ठीक है ना? अच्छा, अब आगे की बात देखते हैं। ये तो मेरे पास n1 n2 का रिलेशन आया, लेकिन सर इससे बेनिफिट क्या होगा? तो इससे बेनिफिट ये होगा कि देखिए अब ये वैल्यूज इसमें से किसी में भी आप पुट कर दीजिए, क्योंकि हमको यही डिस्टेंस तो निकालना था, y1 या y2 यही तो निकालना था। फिर से ये स्लिट्स थे और ये स्क्रीन था, यहां से इस P पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा था, और इसी P पॉइंट का डिस्टेंस हमने पहली बार लैम्डा 1 के साथ y1 माना था, दूसरी बार लैम्डा 2 के साथ इसी को हमने y2 माना था। तो इसमें से वैल्यूज किसी दोनों में से आइदर 1 और 2 में कोई सा भी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। 1 में पुट करेंगे तो n1 का रेस्पेक्टिव वैल्यू, और y2 में पुट करेंगे तो n2 का वैल्यू पुट कीजिए, और वही तो हमको निकालना था, है कि नहीं है? तो मान लेते हैं यहां पे क्या, लेट एक छोटा सा चीज और मान लेते हैं कि लेट y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y, ठीक है? अब मुझे यही y चाहिए था, क्योंकि यही पूछ रहा है। देखिए कि एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब सेंटर से, सेंटर मतलब यहां से कितने डिस्टेंस पे दोनों कोइंसाइड करेगा, यही पूछा था हमसे, है ना? और हमने y1 इक्वल टू y2 पहले ही कर लिया है। तो यहां से मेरे पास अगर y है, देन अगर मैं y निकालूं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं 1 वाला डेटा ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? y1 इज इक्वल टू n1 के बदले क्या डालेंगे हम लोग? 5 इंटू लैम्डा 1 कितना था मेरे पास, बोलिए? लैम्डा 1 हमारे पास था यहाँ पे 12,000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, राइट, है ना? और n1 लैम्डा 1 इंटू कैपिटल डी का वैल्यू बोलिए कितना था? 2 मीटर, राइट, डिवाइड बाय स्मॉल डी कितना था? 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, 2 मिलीमीटर था ना, देखिए 2 मिलीमीटर, है ना? ये डेटा मेरे पास गिवन है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो और y1 ही किसके इक्वल है? y के इक्वल है ना? तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके हमारे पास होगा यहां से 10 की पावर -3 और ये 3, तो यहां से 7 बचेगा, 7 3 4, है ना? तो कितना हो गया? 5 इंटू
ओके यहां से हो जाएगा मेरे पास 5/2 इंटू 12 भी है 60, 12 भी इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 टू द पावर +3, और ये 2 एक और है, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल ही कर दीजिए, तो क्या ही फर्क पड़ना, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 60 इंटू 10 टू द पावर -4 है ना, और ये किस में है, मीटर में है। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो 6 मिलीमीटर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 6 मिलीमीटर, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन इस बात में? देखिए ध्यान से समझना है कि हमने ये क्यों किया y1 y2 इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो पहले वाले का हमने y1 माना, दूसरे वाले के लिए y2 मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए y1 y2 को इक्वल कर दिया। इससे मेरे पास n1 n2 का वैल्यू आ गया, और इस n1 n2 आप इसमें n2 का वैल्यू पुट करके देखिए तो यही रिजल्ट आएगा। इसमें आप रिस्पेक्टिव डेटा के साथ n2 का वैल्यू पुट कीजिए तो यही डेटा आएगा। इसी क्वेश्चन को हम चेंज कैसे कर सकते थे कि भाई एक का ब्राइट ले लीजिए और दूसरे का डार्क ले लीजिए, तो इसका ब्राइट इसका डार्क लेते, तो इसमें डार्क वाला फॉर्म लगाते हैं n/2 λ/2 2n-1 λ/2 वाला फॉर्मूला। तो यहां पे क्या लिखते हैं 2n-1 λ/2 λd/d वाला फॉर्मूला, λd/2d फॉर्मूला लगाते, फिर y1 और y2 को इक्वल कर लेते। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि डार्क और ब्राइट कोइंसाइड कर रहा है या ब्राइट और डार्क कोइंसाइड कर रहा है, डार्क और डार्क कर रहा है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि कौन से नंबर का फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई पहले एक्सपेरिमेंट का कौन सा नंबर का फ्रिंज दूसरे एक्सपेरिमेंट के कौन से नंबर के फ्रिंज से कोइंसाइड कर रहा है, यह जानना है। मतलब n1 n2 का वैल्यू यहां इंपॉर्टेंट है। समझ गए इस बात को? ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा कि कौन सा नंबर का फ्रिंज एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है। ये दोनों अपने को नंबर ऑफ फ्रिंजेस चाहिए होंगे कि पहले का 5th फ्रिंज दूसरे के 8th फ्रिंज से कोइंसाइड कर रहा है, तो फर्स्ट वाले में 5th का फॉर्मूला, दूसरे वाले में 8th लेंगे n के बदले। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। जैसे मैंने कह दिया कि मान लीजिए एक हमने एक्सपेरिमेंट किया λ1 से, तो λ1 से एक्सपेरिमेंट किया तो 5th ब्राइट फ्रिंज λ2 वाले एक्सपेरिमेंट में 8th डार्क फ्रिंज से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा y1 5th के लिए होगा और y2 8th के लिए होगा, और फिर वो y1 y2 इक्वल हो जाएगा क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है ना। तो ऐसे केसेस को आप ध्यान रखेंगे। और ये नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एज मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लिए जाएंगे, नीट 2013 में पूछा गया ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि इन YDAC द सेपरेशन D बिटवीन द स्लिट इज 2 मिलीमीटर। तो डेटा क्या क्या है मेरे पास? सबसे पहले D इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, ठीक है। एंड द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट यूज्ड इज 5896 एंगस्ट्रॉम, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज 100 सेंटीमीटर, मतलब D इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर भी गिवन है हमारे पास। एंड एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज 0.20। अब एंगुलर फ्रिंज गिवन है मेरे पास। एंगुलर फ्रिंज, और इसमें देखिए एंगुलर फ्रिंज एक मेरे पास हुआ करता था थीटा, ये हमने λ/d पढ़ा हुआ है, याद है ना, λ/d पढ़ा हुआ है। और हमारे पास क्या होता था दूसरा होता था फ्रिंज विड्थ बीटा, वो क्या था λd/d, याद है ना। ये दो चीज हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हमको यहाँ पे एंगुलर बात कर रहा है ना, फ्रिंज विड्थ नहीं कह रहा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कह रहा है, मतलब थीटा की बात कर रहा है। तो θ1 यहां पे दिख रहा है क्या आपको? चलिए मैं यहां लिख देता हूं। θ1 गिवन है कितना मेरे पास, देखिए 0. कहां गया 100 सेंटीमीटर। एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 0.20, तो 0.20 डिग्री गिवन है मेरे पास। और क्वेश्चन बोल रहा है कि टू इंक्रीज द विड्थ टू 0.21 डिग्री, मतलब θ2 अपने को करना है 0.21 डिग्री, इतना हमारा फ्रिंज विड्थ हो जाना चाहिए। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स विल बी, तो इस केस में सेपरेशन D2 कितना होगा, इसको मैं D1 मान लेता हूं। D2 कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है। फिर से एक बार कि क्या है फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ याद कीजिए क्या था हमारे पास, मैंने बताया था यहाँ पे ब्राइट, मान लीजिए ये ब्राइट और ये डार्क, फिर ये ब्राइट है ना, तो इसका और इसके बीच का ये डिस्टेंस याद है, एंगल थीटा, इसी को अपन एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते थे। बहुत डीपली मैंने समझाया हुआ इसी को YDAC के लेक्चर में, है ना, तो आप इसको वहां से स्टडी कर सकते हैं, है ना, फ्रिंज विड्थ के लिए। तो हमको क्या पूछ रहा है कि मुझे इतना पहले ये डेटा से मेरे पास इस एक्सपेरिमेंट से इतना फ्रिंज विड्थ मिला,
अब सेम लैम्डा रखना है, सेम डी रखना है और मुझे फ्रिंज विड्थ 0.21 चाहिए। तो इस विड्थ को कितना बदलना, स्लिट के विड्थ को, स्लिट का डिस्टेंस था ना, स्लिट का डिस्टेंस, ये इसको कितना चेंज करे कि फ्रिंज विड्थ हमारा 0.21 डिग्री हो जाए। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले के साथ जाना शुरू करते हैं, बहुत लंबा लेके जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये डेटा वगैरह सब कंफ्यूज करने के लिए है। नीट वेरी रिसेंट क्वेश्चन, नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या जानते हैं, वी नो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई डी, सॉरी लैम्डा बाई स्मॉल डी। थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये तो हम जानते हैं, है ना। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, और ये क्या होता है, स्लिट विड्थ, है कि नहीं है। और याद कीजिए बीटा हमने पढ़ा था लैम्डा डी बाई डी, याद है ना ये चीज। तो ये हमारा डिफरेंस। चलिए तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, तो यहां से थीटा 1 के बदले क्या हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए यहां से थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, लैम्डा बाई डी। थीटा 1 कितना है मेरे पास, 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर। अब ये थीटा 1 किसके बराबर है, 0.20 के बराबर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से लैम्डा बाई, अब ये निकालना है अपने को। और थीटा 2 कितना गिवन है मेरे पास, थीटा 2 इक्वल टू कितना गिवन है, 0.21 डिग्री, ठीक है ना। इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा वही रखना है, लैम्डा चेंजेस नहीं करने हैं, वेवलेंथ वही है, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। और स्लिट विड्थ बताना है, ये 2 मिलीमीटर है ना। और स्लिट विड्थ बताना है तो इसको मैं x मिलीमीटर मान लेता हूं। चलिए x मान लेते हैं, कोई दिक्कत इस बात में नहीं आया समझ में भाई। थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई d1 और थीटा 2 इक्वल टू लैम्डा तो वही रहना है बाई d2, हमने x2 मान लिया, x मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप फिर लंबा लेके जा सकते हैं इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन, दोनों का फॉर्मूला लगाया और हमने क्या कर दिया, यहां से 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 1 डिवाइड बाई 2 करते, देखिए 1 डिवाइड बाई 2 करते ही क्या आएगा, 0.20 डिवाइड बाई 0.21 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 डिवाइड बाई, तो क्या ये x ऊपर और लैम्डा नीचे, लैम्डा लैम्डा कैंसल, है कि नहीं है। तो यहां से डेसिमल डेसिमल भी कैंसल, तो 20/21 इज इक्वल टू x बाई 2। सॉल्व कीजिए x के लिए, यही तो चाहिए था हमको कि सेपरेशन द स्लिट्स विल बी, यही चाहिए था और उसी को हमने x माना हुआ है। सॉल्व कीजिए x के लिए तो कितना हो जाएगा, 22 जा 40/21, 40/21। इसको डेसिमल्स में आंसर है तो डेसिमल में कौन सा आंसर जाएगा, देखिए इसको डेसिमल में चेंज कीजिए और देखिए ये 2 मिलीमीटर था इसलिए ये मिलीमीटर ही रहेगा, क्योंकि 2 क्या था हमारा, मिलीमीटर था। यूनिट का भी ख्याल रखिए, यूनिट के ख्याल नहीं रखने से गलतियां हो जाती है, कई बार ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से चेक करते हैं क्या हो जाएगा, 21 1 जा 21। अगर मैं यहां से सॉल्व करूं x के लिए तो 21 1 जा 21 कितना होता है, 19, है ना। 21 1 जा 21 और 19 14, डेसिमल लगा दीजिए, 9 कितना हो जाएगा, 19 190, 29 जा 180 होता है, 29 जा 180 कितना बचा, 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 जा 100, तो 1.95 मिलीमीटर, 1.95 मिलीमीटर। देखिए ऑप्शंस में कौन सा है मेरे पास, 1.8 नहीं होगा, 1.7 नहीं, 1.9 इज द नियरेस्ट वैल्यू, सो दिस इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नीट 2018 में रिसेंटली पूछा गया। ऐसे क्वेश्चंस होते बहुत आसान है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है यहां से YDSC वगैरह से, बस क्वेश्चंस पढ़ के अगर डेटा सही से लिख लिया। पहला काम डेटा लिखना सीखिए कि डेटा कैसे लिखना है और पूछ क्या रहा है, और जो पूछ रहा है उसका रेस्पेक्टिव फॉर्मूला मेरे पास कौन सा है। इतना सा बात याद आ गया तो 2 लाइन में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। समझ गए इस बात को, तो इसको क्लियर कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। और नेक्स्ट हम जानते हैं कि YDSC के सेटअप को अगर हम किसी मीडियम में डाल दें, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डाल दें, तो उसके फ्रिंज विड्थ के उसका एंगुलर फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर 2-3 सालों में एक बार देखा गया है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंसेप्ट क्या है कि हमारा जो YDSC वाला सेटअप था ना, उसको हमने एयर में परफॉर्म किया था। हमने जो फ्रिंज विड्थ निकाला था बीटा इज इक्वल टू वो लैम्डा डी बाई डी निकाला था, याद है आपको ये चीज, फ्रिंज विड्थ, है ना। तो ये हमने क्या किया था, इसको हम लोग एयर में या वैक्यूम में सेटअप के साथ हमने काम किया।
क्या हो अगर इस पूरे सेटअप को, ये जो YDSC वाला पूरा सेटअप था हमारा, उस पूरे सेटअप को म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी मीडियम में हम डाल दें, तो कैसा होगा? कुछ नहीं होगा, वेरी सिंपल चीज। देखिए हम जानते हैं इस चीज को पहले से क्या होगा, लेकिन याद रखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि क्या चीज है हमारे पास। हम जानते हैं इस बात को कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहां से याद कीजिए, रे ऑप्टिक्स में म्यू इक्वल टू सी बाई वी। हम जानते हैं कि नहीं जानते इस बात को? बस यहीं से देखिए, सी बाई वी तो सी बाई म्यू इक्वल टू वी होगा कि नहीं होगा। और यहीं से हमने पढ़ा हुआ है, यही इज इक्वल टू लैम्बडा इन एनी मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा डिवाइड बाय म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये दो बात हम जानते हैं, दिस वी नो ऑलरेडी। कहां से? हमने रे ऑप्टिक्स में, स्नेल्स लॉ में इसमें बहुत सारा काम किया हुआ है कि म्यू1 बाय म्यू2 इक्वल टू वी2 बाय वी1 इक्वल टू लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1, है कि नहीं है, साइन आर बाय साइन आर। तो ये हमने स्नेल्स लॉ में इस चीज को, हमने स्टेटमेंट को प्रूफ किया हुआ है, यहां से हम जानते हैं इस बात को, दिस वी नो ऑलरेडी। अब अगर हम इस बात को पहले से जानते हैं तो यहां से लैम्डा एम, देखिए लैम्डा इज इक्वल, यहां पे लैम्डा एम के बदले क्या आएगा, लैम्डा बाय म्यू। लैम्डा एम के बदले क्या आएगा, लैम्डा बाय म्यू। तो चलिए इसी के साथ काम करते हैं, देखिए क्या होगा, बहुत छोटी सी चीज। अब देखिए बहुत सिंपल सा चीज है, तो वी नो, क्या जानते हैं हम लोग कि भाई जो फ्रिंज विड्थ होता है बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, लैम्डा डी बाई डी, इसको हम जानते हैं। अब अगर मुझे क्या करना है, अगर मैं बीटा इन मीडियम की बात करूं, इन मीडियम, तो ये लैम्डा क्या होगा, इस लैम्डा को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, लैम्डा एम। भाई यहां पे लैम्डा एम के बदले क्या करना पड़ेगा, मीडियम रखना पड़ेगा, तो लैम्डा एम डी बाई डी यही होगा। और लैम्डा एम को अगर मैं यहां से रिप्लेस करूं तो क्या रिप्लेस करूंगा, इज इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ इन वैक्यूम, और एयर आप कह दीजिए इंटू डी डिवाइड बाई स्मॉल डी तो है ही, और इसके बदले डिवाइड बाई म्यू। म्यू क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। म्यू क्या है हमारा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। चलिए ये हमारे पास हो गया। ये किस में था, एयर में। ये किस में था, एयर या वैक्यूम कह दीजिए, है ना, एयर या वैक्यूम में, और ये किसी भी मीडियम में। अब अगर यहां से एक चीज देखा जाए तो देखिए लैम्डा डी बाई डी, इसको सिर्फ डी से डिवाइड किया जा रहा है, इसको म्यू इंटू डी से डिवाइड किया जा रहा है। तो डेफिनेटली फ्रॉम इससे हम जानते हैं, देख सकते हैं कि बीटा एम जो आई मीन फ्रिंज विड्थ जो मीडियम में होगा वो लेस देन होगा फ्रिंज विड्थ इन द एयर में या वैक्यूम में। ये होगा कि नहीं होगा? तो इससे क्या रिजल्ट पता चलता है, इससे रिजल्ट ये पता चलता है कि जब भी YDSC सेटअप को किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाले मीडियम में हम अगर डाल देंगे तो जो फ्रिंजेज होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि फ्रिंज विड्थ छोटा हो जाता है। फ्रिंजेज श्रिंक होने का मतलब फ्रिंज विड्थ छोटा हो जाता है, वो कभी इंक्रीज नहीं करेगा। तो इस बात को भी याद रखें, कभी अगर आपका आंसर एयर से ज्यादा है किसी भी मीडियम में तो आप समझ जाइए कि आपने कहीं गलती कर दी है। डायरेक्ट इस दोनों फॉर्मूले पे रेशियो डिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसा कि हम लोग करके देखेंगे। समझ गए इस बात को? तो ये छोटा सा कंसेप्ट था और इस पे हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन YDSC द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4 मिलीमीटर। मतलब थीटा कितना गिवन है मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ, या चलिए बीटा ही मान लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है मेरे पास, 0.4 मिलीमीटर। चलिए मैं सॉल्यूशन पे चलता हूं। मैं फिर से एक बार आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग पहले क्वेश्चन स्वयं करें। ये भी 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए बीटा इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर मेरे पास गिवन है। इफ द होल apparatus is immersed in water of refractive index 4/3, तो refractive index कितना गिवन है, 4/3, without disturbing the setup the new fringe width will be, तो बीटा इन मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, यही हमसे पूछ रहा है। और अब भी अपनी बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन इस पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन मुझे मिला, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। तो बीटा इन मीडियम अभी हमने क्या पढ़ा था, बीटा इन मीडियम इक्वल टू लैम्डा डी बाई म्यू इंटू डी, यही पढ़ा था हमने अभी। और लैम्डा डी बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, क्या बीटा इन एयर डिवाइड बाई म्यू लिख सकते हैं क्या, बोलिए तो? क्या यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला ये बनता है क्या, बीटा इन मीडियम मतलब फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इज इक्वल टू बीटा इन एयर मतलब फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइड बाई म्यू। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इन एयर कितना है मेरे पास, 0.4 मिलीमीटर डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है मेरे पास, 4/3, तो 4/3 बोले तो इंटू 3 हो जाएगा। डेसिमल हटा दीजिए, 44 ने 4 को मार देना है, तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास 3/10 है ना।
तो बीटा इन मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/10 बोले तो 0.3 मिलीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये आपके पास एक फॉर्मूला भी बन गया, इसको याद रखिएगा। बीटा इन एनी मीडियम, फ्रिंज विड्थ इन एनी मीडियम इज गिवन बाय फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द YDAC सेटअप इज बीन इमर्स्ड। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीट 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन, ये नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन कि YDAC इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन अ मीडियम। मतलब सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट एयर में किया और उसके बाद हमने किसी मीडियम में किया अदर देन एयर। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, मतलब एट्थ किसका, मीडियम का, मीडियम लाइज विथ फिफ्थ, इक्वल है किसके जगह पे, फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन एयर, फिफ्थ इन एयर। ध्यान से देखिए, मतलब मीडियम में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका जो एट्थ फ्रिंज बना उसका डिस्टेंस सेंटर से, देखिए मतलब ये हुआ इसका कि इधर देखिए, मान लीजिए कि हम अभी कर रहे हैं एयर में, तो एयर में ये मान लीजिए डिस्टेंस y पे फिफ्थ डार्क है। कौन सा है मेरा, ये फिफ्थ डार्क, तो इसको मान लेते हैं y इन एयर। ठीक है, अब हमने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, किसमें, हमने एक्सपेरिमेंट किया मीडियम में, और यहां पे कौन सा है, एट्थ ब्राइट है। कौन सा है हमारा, ये एट्थ ब्राइट है, और इसको हमने मान लिया कि y इन मीडियम। और क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि दोनों इक्वल है, दोनों से साथ में लाई कर रहे हैं, मतलब y ऑफ मीडियम जो है वो इक्वल है y ऑफ एयर के। तो आपको बताना है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया, वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आप पहले एक बार ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। पहले आप पॉज करके ट्राई करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ट्राई कर रहे हैं हम, उम्मीद करते हैं आप लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे। चलिए, तो क्या बोला मैंने अभी आपसे, y इन एयर इक्वल टू y इन मीडियम, अभी भी समझाया। तो सबसे पहले हम y इन एयर निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा d/d, यही होता है y का फॉर्मूला, हमने निकाला हुआ है। तो चलिए n की बात, और लैम्डा किसका होगा, चूंकि एयर की बात कर रहे हैं तो एयर के लिए होगा, और यहां हम मीडियम के लिए करेंगे। तो y इन मीडियम कितना हो जाएगा, n लैम्डा ऑफ मीडियम d/ क्या हो जाएगा हमारे पास, d। ये तो हम जानते हैं इस बात को, दोनों को साथ के साथ सॉल्व करते हैं। चलिए, y इन एयर कितना होगा, यहां से देखिए तो जरा सा, हमको n का वैल्यू एयर के लिए क्या बोल रहा है, इट इज फाउंड दैट एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम लाइज विद फिफ्थ डार्क इन एयर। मतलब n का वैल्यू कैसा है 5 और फ्रिंज कैसा है डार्क। तो डार्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये नहीं होता था, डार्क के लिए होता था 2n-1 लैम्डा d/2d। डार्क के लिए ये फॉर्मूला होता है, याद है ना। और इसमें ब्राइट कह रहा है तो ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो अब यहां से वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 - 1 इंटू लैम्डा ऑफ किसका, एयर का, लैम्डा ऑफ एयर d/d और डिवाइड बाई 2। जरा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। ये फॉर्मूला समझ में आया हमने क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है एयर, देखिए फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन एयर, तो इसलिए एयर में हमने क्या, डार्क का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, y ऑफ एयर इज इक्वल टू 5 × 10 - 1 9/2 बोले तो 4.5 लैम्डा ऑफ एयर d/d। ये हमारे पास ya का वैल्यू आया। ठीक है, अब ym के लिए बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू देखिए एट्थ ब्राइट बोल रहा है, तो n का वैल्यू 8 लैम्डा m d, तो d डिवाइड बाई d, ये इक्वल टू किसके हो गया, y इन मीडियम। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पहले ही समझा चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, देखिए काम खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ym इक्वल टू ya, यही तो बोला कि भाई कोइंसाइड विथ, लाइज विथ, यही तो बोला कि कोइंसाइड कर रहे हैं। देखिए फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस इन एयर लाइज, देखिए ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम लाइज विथ फिफ्थ डार्क, एट्थ और फिफ्थ दोनों लाई कर रहे हैं, एक साथ लाई कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y ऑफ मीडियम बोलिए कितना है मेरे पास, 4.5 लैम्डा a d/d इज इक्वल टू 8 लैम्डा m कैपिटल d/स्मॉल d। यहां से ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, और अब सॉल्व करें तो यहां से क्या हो जाएगा, लैम्डा a बाई लैम्डा m कर ले,
लैम्डा ए बाई लैम्डा एम, तो ये उधर चला जाएगा। तो मैं किस पार्ट को रब कर दूं? आपको यहां दिख रहा है क्या? तो चलिए यहां आपको दिख रहा है, कहां लेकर, चलिए मैं इसको ऊपर इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है, ये पार्ट मैं रब कर रहा हूं, आप यहां से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहां से, अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, 4 पॉइंट, मैं लैम्डा ए उधर ले जाता हूं, 8 इधर लेके आता हूं, तो 4.5 बाई 8 इज इक्व टू लैम्डा एम, या ऐसा कर लीजिए, चलिए लैम्डा एम बाई लैम्डा ए इज इक्व टू 8 बाई 4.5, यही होगा। और लैम्डा एम बाई लैम्डा ए इज इक्व टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये हम जानते हैं, अभी बताया था इस चीज को, और रे ऑप्टिक्स में भी स्नेल्स लॉ से भी जानते हैं इस बात को हम लोग। तो यहां से अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू ये 80 हो जाएगा, तो 45 1 जा 45, 90 होता है तो कितना बचेगा 25 250, तो अप्रोक्सीमेट कितना बन जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, 80 को 45 से सॉल्व कर दीजिए तो कितना बनेगा 45, 8 में 10 में से 5 गया 5, 8 में से 9 में से 4 गया, कितना बना, सॉरी 7 में से 4 गया, कितना बन गया 35, 0 कितना हो जाएगा, 4 7 28 9 36 7 जा 1.7, तो अप्रोक्सीमेट 1.7 के अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा ये 1.7, आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन है क्या हमारे पास, बिल्कुल 1.78 है, यही हमारा ऑप्शन होगा, आप चेक कर लीजिए 1.78 होगा, समझे इस बात को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना हो जाएगा 1.78, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आप तो अपने स्टेप से चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल कर दिया हमारे पास, हमने पहले y इन एयर निकाला, y इन मीडियम, एयर में बोल रहा है कि डार्क फ्रिंज है तो हमने डार्क वाला फॉर्मूला लगाया, मीडियम में बोल रहा है कि ब्राइट फ्रिंज है तो ब्राइट का फॉर्मूला लगाया, अब वो दोनों एक साथ लाई कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों इक्वल सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये चीज है ना। तो आप ये हमारा यहाँ पे इसका YDSA से रिलेटेड काम खत्म होता है, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहेंगे, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, बस और कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।